हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में और पॉलिटिकल साइंस की इस शानदार क्लास में। तो आज हमारी दूसरी क्लास है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में कि प्लेटो के कैसे विचार रहे हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, उनके इंपॉर्टेंट सिद्धांत है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो है वो प्राचीन राजनीतिक दर्शन के पिता कहा जाता है प्लेटो को। ठीक है, इनको राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। ये यूनानी थे, यूनान के रहने वाले थे। इनका जन्म 428 ईसा पूर्व में हुआ था एथेंस में। ठीक है, इनका वास्तविक नाम है वो एरिस्टोक्लेज है। ये ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और लगभग बच्चों को पता ही नहीं होता कि प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था। एरिस्टोक्लेज इनका वास्तविक नाम था। इनको जो प्लेटो की उपाधि दी गई वो सुकरात ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? सुकरात ने दी थी। प्लेटो की सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बुक है द रिपब्लिक। इसे 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है, द स्टेटमेंट द लॉज, ये इनके ग्रंथ हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है। और इन्होंने जो अध्ययन पद्धति रही है, प्लेटो ने जो अध्ययन किया है वो कौन सी पद्धति से किया है? वो निगमनात्मक पद्धति से इन्होंने अध्ययन किया था। और उन्होंने नैतिकता को प्रमुख माना है, नैतिकता को एक प्रमुख भाग माना है राजनीतिक शास्त्र में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो स्टेटमेंट इनकी बुक रही है उसमें सर्वोत्तम संभावित राज्य का उल्लेख किया गया है। द लॉज बुक में इन्होंने कहा कि अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि जो मनुष्य पूर्ण नहीं है, जिनमें सब गुण विद्यमान नहीं है, तो वहाँ पर एक आदर्श शासन प्रणाली स्थापित नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट बुक आती है, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे द रिपब्लिक, इनकी फर्स्ट बुक है वो एपोलॉजी है, ये रही, और दूसरी क्रीटो। ठीक है, ये मैंने नंबर डाल रखे हैं किस नंबर पे कौन सी बुक है। क्रोनोलॉजी बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं और वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इन सभी बुकों को आप अच्छे से रिवाइज करना और बार बार रिवीजन करोगे तो ये बुक आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आगे कि प्लेटो के जो 3 प्रकार के गुण बताए हैं, एक व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं उनको देख लेते हैं। इन्होंने 3 गुण बताए हैं कि हर व्यक्ति के आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, विवेक, साहस, तृष्णा। कि आत्मा के इन तीनों गुणों को समाज 3 वर्गों का निर्माण होता है, 3 वर्ग बन जाते हैं इन गुणों के आधार पर। जैसे अगर किसी में विवेक ज़्यादा है तो वो शासक होता है, राजा बनता है, उसे सोने के रूप में देखा है इन्होंने। ठीक है, और जिसमें साहस होता है वो सैनिक बनता है, उसे एक चांदी के समान माना है। जिसके अंदर तृष्णा की प्रधानता होती है वो उत्पादक वर्ग होता है, आम जनता जैसे, और इसे तांबे के रूप में। ठीक है, इन 3 वर्गों में बांटा है एक व्यक्ति के गुणों के आधार पर प्लेटो ने। इंपॉर्टेंट है, इन तीनों गुणों को आपको ध्यान में रखना है और किस वर्ग को किस के समान माना है, सोना, चांदी, तांबा, इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लेटो ने गुणों के आधार पर नया सिद्धांत भी दिया है कि इन तीनों गुणों के आधार पर हमारा नया सिद्धांत होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लेटो के राज्य का विचार कि राज्य की प्रकृति कैसी होती है। प्लेटो ने द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या करता है, एक आदर्श राज्य में क्या क्या होने चाहिए। इनका मानना है कि राज्य का निर्माण ओक वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। और प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता दी है कि व्यक्ति से ज़्यादा राज्य इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। राज्य की उत्पत्ति उन्होंने एक प्राकृतिक संस्था माना इसे, कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और इस राज्य में विधि और दंड को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। प्लेटो के जो शासन प्रणाली है उसमें विवेकशील अधिनायकवाद है कि जिसमें अधिक विवेक है, जिसमें अधिक गुण है, वो ही शासन करेगा। इसके बाद अगर प्लेटो का न्याय सिद्धांत, कि प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक प्राप्त होता है, लेकिन उन्होंने जो न्याय सिद्धांत दिया है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इनके क्या कहना था। न्याय सिद्धांत व्यक्ति के आत्मा का गुण होता है। सोफिस्ट विचारकों में कैफिलोस के अनुसार सत्य बोलना और ऋण चुका देना ही न्याय होता है। कैफिलोस का मानना है कि अगर हम सत्य बोलते हैं और किसी का ऋण चुका देते हैं तो वो न्याय होता है। लेकिन प्लेटो ने इसका विरोध करते हुए, इसका खंडन करते हुए कहा कि सत्य पूर्ण ज्ञान, परंपराओं, प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता, बल्कि
प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं होता, कि हर स्थिति में हम सत्य बोलते हैं तो वो न्यायपूर्ण नहीं है। प्लेटो का ये मानना है, अगर हमारे सत्य बोलने से किसी को हानि हो रही है तो वो सत्य न्यायपूर्ण नहीं होता। प्लेटो का ये मानना है। ठीक है, आगे आता है पॉलीमार्क्स के अनुसार शत्रु के साथ शत्रु एवं मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। पॉलीमार्क्स का मानना था कि अगर हम शत्रु के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करें और मित्र के साथ मित्र का व्यवहार करें तो ये न्याय है। पर प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति है वो अपने स्वार्थ के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद आएगा जो थ्रेसिमैक्स ने है, उसने न्याय को एक अमूलवादी धारणा प्रस्तुत की कि शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है, अर्थशास्त्रों का स्वार्थ एवं भलाई ही न्याय है। लेकिन प्लेटो के अनुसार समूचे समाज की भलाई ही न्याय है, किसी व्यक्ति विशेष वर्ग का मात्र नहीं है, बल्कि किसी वर्ग के आधार पर किसी विशेष व्यक्ति को भलाई करना ही न्याय नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई करना ही न्याय है। प्लेटो का ये मानना था। ठीक है, और थ्रेसिमैक्स ने कहा कि जो शक्तिशाली व्यक्ति के हित में जो कार्य हो रहा है वो न्याय है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ग्लूकोन के अनुसार न्याय की क्या अवधारणा रहती है, कि मनुष्य के परस्पर समझौते का परिणाम है, कि मनुष्यों ने आपस में समझौता करना ही न्याय है। लेकिन जो प्लेटो ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि न्याय बाहर नहीं बल्कि आंतरिक होता है, यह कृत्रिम रूप से निर्मित नहीं होता, जबकि यह मानव की आत्मा का गुण होता है, जिसका निर्माण शिक्षा द्वारा ही संभव है। कि अगर हमारे अंदर शिक्षा है तो हमारे आत्मा के अंदर ये गुण होना चाहिए कि हम किसी के साथ न्याय करें। इसके बाद आते हैं न्याय के दो पहलू बताए हैं, व्यक्ति स्तर पर और सामाजिक स्तर पर।